नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश शून्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। राज्य सरकार की गठित हाई लेवल कमेटी की पहली बड़ी बैठक आगामी 24 जुलाई को होने जा रही है, जिसमें इसके ड्राफ्ट को लेकर मंथन किया जाएगा। हालांकि इस औपचारिक चर्चा से पहले ही आदिवासी समाज और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी चिंताएं और आपत्तियां जताना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह कदम आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था और उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि किसी भी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों और ऐतिहासिक परंपराओं से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ही कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा। अब इसी पर तमाम चर्चा है, बयानों का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी पर करेंगे खास चर्चा। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में विष्णुदेव साई सरकार ने जून 2026 में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति का दायित्व राज्य के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करना है। इसके लिए विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों, दूसरे राज्यों के अनुभवों और स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। 24 जुलाई को होने वाली पहली अहम बैठक में ड्राफ्ट को लेकर प्रारंभिक चर्चा होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का सामाजिक ढांचा देश के कई राज्यों से अलग है। यहाँ बड़ी आदिवासी आबादी अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज और प्रथागत कानूनों के आधार पर जीवन जीती है। ऐसे में यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर है कि क्या नई व्यवस्था इन परंपराओं को प्रभावित करेगी। वहीं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि सरकार ऐसे मुद्दों को जिंदा रखकर अराजकता की स्थिति पैदा कर रही है और उन्होंने इसे भाजपा का हिडन एजेंडा बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 13 साल से है, राज्यों में भी इनकी सरकार है। कोई भी फैसला निर्णय लेना है तो दूसरे मामले में तो तुरंत फैसला निर्णय ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये ऐसे सब मुद्दों को जिंदा रख के लोगों को अराजकता की स्थिति पैदा करती है। धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडा में है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। 24 जुलाई को उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक। अलग अलग पर्सनल लॉ का होगा अध्ययन। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति कानून पर होगी चर्चा। आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों पर भी होगा विचार। सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से लिए जाएंगे सुझाव। उत्तराखंड यूसीसी का अनुभव भी बनेगा अध्ययन का आधार। सरकार का दावा, परंपराओं को बिना ठेस पहुंचाए बनेगा मसौदा। विपक्ष ने आदिवासी हितों को लेकर उठाए सवाल। यूसीसी को लेकर सियासत भी लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को पहले आदिवासी समाज और सभी समुदायों से व्यापक संवाद करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना और पारंपरिक व्यवस्थाएं देश के कई राज्यों से अलग है। वहीं सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि समिति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी और किसी भी वर्ग की परंपराई अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि विपक्ष अनावश्यक भ्रम फैला रहा है, जबकि मंत्री रामविचार नेताम का दावा है कि आदिवासी समाज के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। देखिए, बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी समाज को यूसीसी से किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है और कोई प्रकार का अवरोध आदिवासी समाज को नहीं होना है यूसीसी से, ये स्पष्ट किया जा चुका है। पर जैसे विपक्ष का स्वभाव है हर चीज़ में अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश, तो इस तरह की कोशिश हो रही है, ये उचित नहीं है। 24 जुलाई की बैठक सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि समिति आदिवासी परंपराओं, सामाजिक विविधता और संवैधानिक प्रावधानों के बीच किस तरह संतुलन बनाते हुए मसौदा तैयार करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यूसीसी केवल कानून बदलाव का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। वहां पर यह बिल कानून बन चुका है। मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की तैयारी है और अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। सियासी पारा गरमा गया है।
हालांकि अभी जो बैठक होगी प्रारूप पर चर्चा होगी, किस तरह का प्रारूप होगा, किस तरह की पूरे कानून बनेगा, क्या क्या इसमें शामिल होगा, तमाम बिंदुओं की चर्चा होगी। लेकिन सियासी पारा इससे पहले गरमाया हुआ है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से तौकीर रजा जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। साथ ही कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश जी जुड़ गए। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। के शर्मा जी, पहले आप ही के पास में आऊंगा, क्योंकि यूसीसी को लेकर सियासत हम जहां जहां भी ये लागू करने की चर्चाएं हो रही हैं वहां देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज ही विधानसभा में बिल पेश किया गया है, विपक्ष एकदम इसका विरोध कर रहा है। अब छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या आदिवासियों की है, तो यहाँ आदिवासियों को लेकर कहा जा रहा है कि वह प्रभावित होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि इससे वो प्रभावित नहीं होंगे। आप इसे कैसे देखते हैं, किस तरह से ये पूरा कानून छत्तीसगढ़ में रहेगा? निश्चित रूप से ऋषभ जी, ये देखिए कि जिन राज्यों में लागू है, उत्तराखंड, गुजरात और असम, इन तीनों राज्यों में ही आप देखेंगे तो जो अध्यक्ष हैं वो माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी जो है वो इन राज्यों में ही अध्यक्ष रहे जो छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष। मध्य प्रदेश का भी प्रारूप वही तैयार कर रही, राजस्थान में भी वही, छत्तीसगढ़ में भी वही। इसका तात्पर्य और सब जगह ये कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं भी आदिवासियों के परंपरा और उनके जो खासकर 5वीं अनुसूची या पेशा कानून में जो अधिकार है उसको नहीं छेड़ा गया है, ये आप अध्ययन में दिख जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ राजनीति इसलिए है कि 44% वनाच्छादित छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी हैं और इनको 32% आरक्षण प्राप्त है। इनका और आदिवासी मुख्यमंत्री है यहाँ पे। ऐसी स्थिति में आदिवासियों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि जल जंगल जमीन को लेकर जिस तरह से अभी कांग्रेस भी लगातार मुखर है, जंगल कटाई को लेकर के जिनमें ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है पेशा कानून में, इस प्रकार से तमाम जो विवाद पहले से ही चल रहा है। ऐसी स्थिति में आदिवासियों की जो परंपरा है, प्रमुख रूप से जैसे कहीं पे बहुविवाह की बात आती है, कहे जो घोटुल परंपरा है हमारे यहाँ बस्तर में, इस तरह से जो विवाह को लेकर, संपत्ति को लेकर जो विवाद है उसके लिए नहीं, ये जो तमाम प्रकार की बातें आती है जनरली अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से आपत्ति की जा रही है। उनमें जो कानून लगा हुआ है, जैसे शादी को लेकर की जो बात आती है, सरिया कानून जो है उनके पास 4 विवाह के, लेकिन जो सुधार की बात आ रही है, समय के साथ सुधार, आखिर 3 तलाक को रोका गया कानून के जरिए, किसी सभी मुसलमानों ने इसको स्वीकार किया है। इसी तरह से जो अभी लिव इन रिलेशन की बात आ रही है उसको भी इसके दायरे में पंजीयन कराना होगा। ये एक युवाओं की दृष्टि से देखिए, उम्र एक सभी में एक सामान्य रूप से आ जाएगा कि कॉमन हो जाएगा कि 18 और 21 साल में ही आपको शादी करनी होगी। इस प्रकार से जो सुधारवादी है, आधुनिक सोच के साथ समय के अनुसार यदि सुधार होता है तो मुझे लगता है कि ये बेहतर है। और जिस तरह से अन्य राज्यों में विवाद नहीं होता, छत्तीसगढ़ में भी मुझे लगता है कि ये इसी तरह से लागू हो जाएगा बिना आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। जी बिल्कुल। देखिए, अब कांग्रेस का अगर अभी से कहना है कि परंपराएं प्रभावित होंगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन अब उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस के तर्क इस पर रहेंगे। महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र आपने किया के शर्मा जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तौकीर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि जो यूसीसी लागू होगा, छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग है और आदिवासी जो परंपराएं हैं, जो जाके रीति रिवाज हैं, जो इस तरीके से यूसीसी के नियम कहते हैं, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो कितना इसका असर पड़ेगा, क्या कुछ इसका प्रारूप होगा, इसको लेकर चिंता है। और ना सिर्फ कांग्रेस, बल्कि हमने देखा है कि आदिवासियों के तमाम संगठन भी खुलकर विरोध पर उतरे हैं। काफी टाइम से विरोध हमने पहले भी देखा है कि वो प्रेस वार्ता भी की गई, बड़े स्तर पर कहा गया कि इसे लागू नहीं होना चाहिए, हमारी परंपराओं से खिलवाड़ ना हो। तो इससे कैसे आप इसका तस्वीर देखेंगे, क्या कुछ इसके लिए कोई तैयारी होगी ताकि ये समस्याएं ना हो? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, समस्या इसमें कुछ नहीं है। एक देश एक कानून होना चाहिए। अलग अलग देशों में आप पहुंचिए तो वहां पर एक देश कानून, चाहे अमेरिका में जाइए तो वहां का लोग अमेरिकी कराते हैं, वहां ना कानून है कि सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं वहां पर, लेकिन कानून एक है। उनके देश के हिसाब से एक कानून होना चाहिए, होना अच्छी बात है। अगर राज्य हमारा इसका निर्णय कर रहा, अभी तो समिति गठित हुई है और उस पर भी निर्णय होना बाकी है। लेकिन अगर आप बात करें तो इसमें एक बात तो समझ के खुल के आ रही है कि इसमें विरोध कौन कर रहा है। भाई आदिवासी भाइयों का अलग करे, भाई उसमें तो पेशा कानून के लिए ऑलरेडी बना हुआ है और भी कई सारे उनके लिए नियम कायदे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, और कई राज्यों में यही समिति बनी थी और वो जो समिति की अध्यक्षा रही हैं तो वो इस बात को जानती भी है कि कई राज्यों में आदिवासी भाइयों को छोड़ा गया है, मुक्त किया गया उस कानून के तहत। बाकी सबके लिए कानून एक जैसा हो। भाई इसमें फायदा है महिलाओं के लिए। अगर बात करें तो महिलाओं को, जैसे हम अल्पसंख्यक की बात अगर करें तो यहाँ महिला, एक पुरुष चार स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है, बहुविवाह है।
तो वही बहु विवाह के कारण जो है स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। तो उसमें एक देश एक कानून के हिसाब से वो एक ही शादी कर सकेगा। दूसरा भेदभाव है महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ, कि भाई हमारे यहाँ शरीयत के हिसाब से, शरीयत कानून में ये कहा जाता है कि बच्चों को जो है, लड़कों को जिससे लड़कियों का हिस्सा आधा होगा, तो वो एक भेदभाव होता है, वो उसमें भी बड़ी खामियां नजर आती हैं, वो भी सही हो जाएगा। आपने देखा होगा अभी काके शर्मा जी ने कहा कि ट्रिपल तलाक जैसे जो कुप्रथा थी उसको भी हमारे ठीक है। तौकीर साहब, यानी आपकी साइड से जो सत्ता पक्ष आप कह रहे हैं, अरुण साहू जी को हमने भी सुना कि कोई भी इससे आदिवासियों को समस्या आनी नहीं है, सीधा सिर्फ सबको एक समान कानून लाने की बात ये कही जा रही है। और सिर्फ अपने देश में नहीं, कई सिर्फ मुस्लिम देशों में भी, कई मुस्लिम देशों में एक जैसे कानून है। वहां यहाँ का भी नागरिक अगर वहां जाके रहता है और नागरिकता ले भी लेता है, तो उसी के देश के हिसाब से कानून का पालन करना पड़ेगा। तो संविधान के हिसाब से ही बनाएगा, किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास की जो हमारी रणनीति है, नीति है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सबका फायदा है। लेकिन अगर किसी प्रकार से कोई झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेगा तो ये शोभा नहीं देता। हमारे हिसाब से सबको एक छतरी के नीचे आना चाहिए, एक देश एक कानून के नीचे आना चाहिए। ठीक है। देखिए, वाकई में चर्चा भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी कानून लागू नहीं हो गया है, तो अभी पहले से कुछ चीजों को पूर्वाग्रह बना लेना। सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस जो तर्क दे रही है, क्या ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य आपके पास है कि आपको लगता है कि इससे आदिवासी प्रभावित होंगे? और दूसरी बात यह कि अभी तो कानून आया नहीं है, तो पहले से ये कैसे कहना कि इसमें ये होगा ये नहीं होगा? क्योंकि जो कमेटी है वो यही तय कर रही है कि कोई इससे जो किसी भी वर्ग के साथ कुछ ऐसा ना हो जो ठीक ना हो, सभी के साथ समान चीजें हो। और एक देशीय कानून की बात सत्ता पक्ष कह रहा है। आदिवासियों के लिए पहले से ही पेशा कानून लागू है, तो उनको प्रभावित ज्यादा नहीं होंगे। तो इसे लेकर क्या कांग्रेस की बात तर्क है जिसका विरोध किया जा रहा है? विषय भी देखिए, जैसे भी आपने खुद ने कहा कि आदिवासियों के लिए पेशा कानून पहले से है। आदिवासियों को संविधान के तहत बहुत सारे अधिकार, अलग से विशेष अधिकार मिले हुए हैं। हमारे यहाँ अलग अलग जनजाति का आदिवासी बैगा है, पहाड़ी कोरबा, तमाम दूसरा जनजाति। मगर जब है, जैसे आप खुद बोले, कानून है, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कानून है, तो फिर जरूरत ही क्या है? हो गई ना जब जरूर। अब हमारा जो छत्तीसगढ़ है 32% आदिवासी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उनकी है, उसके बाद फिर बचा क्या है? अब देख, एक मिनट ऋषभ जी, एक चीज मैं बोलूंगा। छत्तीसगढ़ में क्या है? आदिवासी का एक कानूनन है कि आप उनकी संपत्तियां आदिवासी वर्ग ही खरीद सकता है। तो क्या उसका इस कानून के तहत क्या उसको संरक्षित किया जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो उनका अधिकार उनका क्या होगा? 5वीं अनुसूची के तहत उनका अधिकार उनका क्या होगा? दरअसल बात करें ऋषभ जी, देखिए, मैं आपको इसके पीछे थोड़ा लेके जाना चाहूंगा। आपको मालूम है 2014, 2019 और 2024 तीनों लोकसभा जब हुए, इनका जो घोषणा पत्र आया, जिसको संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी बोलते, तीनों घोषणा पत्र में बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव हुए तो ये कहा कि पूरे भारत देश में यूसीसी लागू होगा। ठीक बात। अब क्या है, 2018 में विधि विभाग ने एक रिपोर्ट दी केंद्र सरकार को कि हमारा देश अभी उसमें उतना सक्षम नहीं है कि यूसीसी लागू हो सके। तो ये देश में ना लागू कर, अब ये क्या, आप हर प्रदेश जहां पर इनकी सरकारें हैं, चरण वंदना के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जब आपके केंद्र की सरकार 2018 की रिपोर्ट आने के बाद 3 लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में जब लिखा गया उसके बाद नहीं लागू करती है, तो फिर प्रदेशों में क्यों हो रहा है? ये क्यों चरण वंदना की जा रही है? और जब हर किसी, अब देखिए, बेटी को अगर अधिकार की बात की, क्या संविधान में बेटियों का अधिकार नहीं है ना? अगर बहु विवाह की बात करें, देखिए, मैं उसमें किसी की व्यक्तिगत चीज में नहीं जाऊंगा, मगर क्या हिंदुओं में क्या बहु लोग दो शादी नहीं, तो लेकिन अच्छा रहेगा ना सर, सत्यप्रकाश जी, ठीक रहेगा ना कि आप कानून के तहत एक ही शादी कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अब देखिए, अब मैं इसमें एक और मैं बात बोल रहा हूं, आपने अच्छा रजिस्ट्रेशन की बात की। अब ये जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक बन के घूमते हैं, आपको ये लिविंग में रहना है तो सर्टिफिकेट ले लीजिए, खुलेआम रहिए, तो इस तरह के कानून भी ये बनाते हैं। तो इसीलिए जो इनकी चीजें है ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, क्यों नहीं भारत देश में लागू कर रहे हैं? क्यों 2018 की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्योंकि विधि विभाग ने क्या रिपोर्ट दिया था? तो ये कहीं ना कहीं जाति धर्म को लड़ाने की बात है, आदिवासी वर्ग का कहने का हक लेने की बात। जब से बस्तर को ये नक्सलवाद मुक्त की बात कर रहे, तब से उद्योगपति आना शुरू हो गए, उनकी संपत्ति को कैसे हड़पा रहे उसके लिए। तो हम तो सीधा सवाल बस पूछ रहे हैं। तौकीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तौकीर साहब वो ये कह रहे हैं कि पूरा जो मसला था कि आपके पास रोड मैप क्या है? ठीक है सत्यप्रकाश जी, रोड मैप क्या, ये भी सवाल रहेगा। और राकेश साहब, ये सवाल है कि जब केंद्र का ये विषय था तो फिर अलग अलग राज्यों में क्या इसका औचित्य है? अगर स्थिति बन जाए, तैयार हो जाए, तो पूरे देश भर में एक साथ लागू कीजिएगा, ये कांग्रेस कह रही है।
नहीं, देखिए, कानून तो पूरे देश में एक ही कानून बनेगा, लेकिन धीरे धीरे सब राज्यों में तो लागू होता है। एक देश एक कानून का मतलब ही वही है, उसी के हिसाब से अनुसार ही कार्य करता है, राज्य उसको लागू करता है। जब केंद्र कोई कानून बनाता है तो पूरे देश में जब लागू होता है तो राज्य ही उसको लागू करता है। तो राज्य अगर उसका सर्वे कराकर और उसकी कमेटी बनाकर अगर कोई आयोग बनाकर कार्य कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? और मुझे बड़े अजीब लगती है साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि बहु हुआ है कई जगह है तो उसमें क्या बुराई है? बड़ी अजीब स्थिति साहब। एक विवाह ही होना चाहिए सबके घरों में। भाई किसी की बहू बेटी के जाके आप देखिए, किसी घर में अगर दो विवाह हो गया या 3 विवाह हो गया तो उसकी स्थिति क्या बनती है? तो ये इस चीजों को दूर करना पड़ेगा। जेंडर की बात करें तो जेंडर में भी कई सारे जो है अलग अलग तरीके से कानून बने हुए, तो सबके लिए इसलिए कहा कि एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे लाना पड़ेगा। और वो कानून जब एक बनेगा तो उसका फायदा सबको होगा। और आप बात करते हैं कि ये हमेशा जो है चरण वंदना करते हैं और अंदर कुछ बाहर कुछ। अरे साहब, आपने किया, हमने कभी नहीं किया। धारा 370 लगा के आपने बाहर कुछ और अंदर कुछ किया था, ये सब जानते हैं। और उसका नतीजा हुआ कि आतंकवादियों का नंगा नाच होता रहा बरसों तक कश्मीर में। तब आप क्या करते रहे? तो ये अंदर कुछ बाहर कुछ आपके समय में होता होगा, आपकी सरकारें करती रही। हम ये सब नहीं करते, हम स्पष्ट जो करते हैं और उसका जनता उसका हिसाब भी देती है। और उसी का नतीजा है कि यहां से लेकर ग्रामीण से लेकर सुदूर अंचलों से लेकर जो है केंद्र तक जो है हमारी सरकारें क्यों बन गई, ये सब जानते हैं। देखिए, तो आप इस बात के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, तौकीर साहब, आपके अपने महत्वपूर्ण तर्क हैं, सबको करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, आपके अपने महत्वपूर्ण तर्क है के शर्मा जी, क्योंकि जो एग्जाम्पल कांग्रेस दे रही है, जो तर्कों का जिक्र कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी कि आपका केंद्र का मसला था, इसमें जो पॉलिटिक्स का वो एंगल उठा रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कोई राजनीति का भी विषय है? क्योंकि केंद्र में अब जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि अभी पूरे देश में एकदम से लागू करना ठीक नहीं होगा। अगर अलग अलग राज्यों में हो रहा है तो एक हिसाब से ठीक तस्वीर भी है, वहां पर अगर चीजें ठीक हैं और एग्जाम्पल भी मिल रहा है आपको, अगर ठीक तरीके से लागू हो रहा है तो आगे चलकर देश में भी लागू होगा, कई राज्यों में किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने जो तर्क उठाए हैं, आप इनसे कितने सहमत हैं? राज्य स्तर पर होने से होता है कि एक सीमित दायरे में जो कानून है वहां की परिस्थिति के आधार पर ही बात आगे बढ़ती रहती है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश आदिवासी हैं, ये भी बात सही है, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति आ रहे हैं जहां जैसे मुसलमानों को ज्यादा दिक्कत आ रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर। उसमें बहुत सारे जो संपत्ति और विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, जो तमाम प्रकार की जो बातें हैं, जिसमें जो महिलाओं को और आधा पुरुषों से आधा 1/3 देने की बात आती है। वहां पे बालिग यौन परिपक्वता के आधार पर विवाह की छूट है, उम्र की बात नहीं है। तो 18-21 वर्ष की है, इस सब को लेकर के कहीं एक साथ होगा तो वो कई राज्यों में विवाद की स्थिति आ सकती है। राजनीतिक रूप से भी इंडिया गठबंधन के लोग इसका एक राजनीतिकरण हो जाता है। मुझे लगता है कि उस दृष्टि से देखते हुए राज्यों के आधार पर जहां भाजपा शासित राज्य है, खासकर कहा जा सकता है, तो वहां इसको लागू किया जा रहा है। उसमें आदिवासियों को अलग करके आदिवासियों को ना छेड़ा जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। यही बात है, आदिवासी जो संगठन है छत्तीसगढ़ में भी वो आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बातें रखेंगे। उसमें और बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि कैसी कौन सी परंपरा है जिसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए, और ऐसी कुछ बातें हैं क्या जिनमें सुधार की संभावना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सत्यप्रकाश जी ने एक बड़ी बात कही, जब आदिवासी बहुल राज्य है तो यहाँ इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये निश्चित रूप से विचारणीय हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखिए कि मुसलमान और ईसाइयों की संख्या कुल मिलाकर 4% से ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में जब इनको प्रभावित करने के लिए हो रहा है, क्या ये राजनीति है क्या? ये निश्चित चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से आदिवासी और हिंदुत्व बहुल राज्य छत्तीसगढ़ है। ऐसी स्थिति में समान नागरिक संहिता को लेकर आदिवासियों को नहीं छेड़ा जाएगा तो इसमें कोई किसी प्रकार का बाधा, दिक्कत वाली, विरोध वाली स्थिति नहीं। लेकिन कुछ राज्य आप जानते हैं जहां ज्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है। उसके बावजूद वहां जैसे बंगाल में एक कहा जा सकता है मुसलमानों की दृष्टि से भी कि वहां भी भाजपा की सरकार है, वो उसे लागू करे। असम में लागू हो गया है। ऐसे धीरे धीरे करके एक माहौल बना के राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाने की कोशिश सनई भाजपा के द्वारा की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, एक स्थिति तो खैर दिखाई देती है। और सत्यप्रकाश जी, जिन बातों का जिक्र आपने किया, लेकिन अगर इस कानून के तहत जो मुख्य बातें लोगों को समझ में आ रही हैं, मुख्य चर्चाएं हैं, वो यही है कि बहुविवाह पर रोक लगेगी, एक शादी के सबके लिए एक शादी करना ही कानून के तहत लीगल होगा। इसके अलावा संपत्ति का उत्तराधिकार, सबको बराबर का अधिकार उसमें मिल पाएगा। लिव इन रिलेशनशिप की बात है, उसके अलावा तमाम और चीज़ों को जो जिक्र किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर इनमें समानता मिलती है, सबको बराबर अधिकार मिलते हैं, तो इससे तो मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऋषि भी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं, पहले मैं तौकीर जी रजा जी ने कुछ बात की, उसका मैं बोलना चाहता हूं। अभी उन्होंने 370 की बात की, क्या पहलगाम क्या हुआ था? 370 हटा नहीं, हालांकि मैं पहले भी होती, एक फ्रेज उसमें से हटा गया। जी, जी। क्या हुआ है?
पठानकोट क्या हुआ है, आईएसआई को न्योता किसने दिला, सैफुल्ला को टिकट किसने दिया जम्मू कश्मीर, जो दुर्दांत आतंकवादी था, बीजेपी ने दिया विधानसभा का। और बता दे तो तारिक अहमद मीर को पार्षद टिकट किसने दिया, वो दुर्दांत आतंकवादी था। तो ये बात ये ना करे, जिन्होंने छोड़ा था आसिर मसूद, वो हमको दिखा रहे हैं ये आतंकवाद का भूत। तो ये ना बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिरयानी खिला के फ्लाइट से किस तरह से भेजे थे। अब एक चीज मैं और बोलूंगा, जो आपने बात की, अब देखिए संविधान क्या हक देता है हमको, धर्म अपने हिसाब से धर्म का चुनाव करना, अपने हिसाब से अपने रीति रिवाजों परंपराओं का पालन करना, ये देता है कि नहीं देता है। तो ये चीजें तो पहले से ही है संविधान में। तो इसमें क्या करना चाह रहे हैं अब, जैसे मैं बार बार बोलूं, आदिवासियों के संरक्षण के लिए कानून है। अब उनको अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि उनको नहीं छेड़ा जाएगा, तो फिर क्यों? यही है ना बात कि आप जाति धर्म को कहीं लड़ाना चाह रहे हैं, यही बात आती है सामने, या यही बात आती है जो हम बार बार सवाल कर रहे हैं कि जो अधिकार कानूनन है कि उनकी संपत्तियां सुरक्षित रहेगी आदिवासियों की, क्या आप उद्योगपतियों को यहां लेके आया जा रहा है, लेकिन क्या उनको लेके आया जा रहा है? जी, उसमें पहले से भरोसा दिया जा रहा है। आप लोगों को भी जब प्रेस वार्ता हम देख रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि कोई भी जो सभी वर्ग हैं उनको ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं वो समान अधिकार वहां जरूरी हैं, तो उनको लेकर ये कानून काफी महत्वपूर्ण है। तो पहले से पूर्वाग्रह कांग्रेस क्यों पाल रही है? तो मैं बोल रहा हूं ना कि ये बोले उनको ध्यान में रखे, आप सीधा बोल दीजिए ना कि हाँ हम ऐसे नहीं करेंगे या हम ऐसे करेंगे, तो फिर समिति बनी किस लिए? उनको ध्यान में रखकर ये चीजें बोलनी कि आप स्पष्ट कीजिए चीजें। जिस तरह से आदिवासी समाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि हमको नहीं करना है, तो आप स्पष्ट कीजिए ना। आदिवासी समाज खुद अभी नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, सरकार क्या करना चाह रही है उनके साथ। तो ये दिखता है कि आप कहीं ना कहीं दो धर्मों को लड़ाने के लिए 2014 के बाद हो क्या रहा है, 2019 की रिपोर्ट बता रही है एनसीआर की, और सबसे ज्यादा अगर कहीं अत्याचार हुआ है, जो क्राइम बढ़ा है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ा है। क्यों बढ़ा बता दीजिए, 55,000 से ज्यादा मामले हैं। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं धर्मों को लड़ाने की राजनीति है। ऋषभ जी देखिए, ये स्पष्ट निकल के आ गया। सत्य प्रकाश जी ने आज इस बात को मान ही लिया ना कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण इन्हीं के यहाँ रहा, और ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और बात किसकी उठा रहे हैं? वही अल्पसंख्यक की। तो मामला वो समझ में आता है कि आप हमेशा अल्पसंख्यक का मुद्दा उठा के, अल्पसंख्यक आपके वोट बैंक है, उसको अगर थोड़ी सी तकलीफ होती है तो आपको तकलीफ होती है। ये सब समझ में आता है कि भैया आपकी जो है हाथ पे जो है पैर रख दिया गया, दर्द आपको हो रहा है। तो ये वही स्थिति है भाई साहब, और उसके अलावा कुछ नहीं। जबकि इसमें सबको फायदा होगा। अभी तो नियम आया नहीं है, तो ये हालत दर्द हो रहा है। जब आ जाएगा और लागू हो जाएगा तब कितना दर्द होगा, ये सब जानते हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति आप पहले बंद करिए। दूसरी बात, आप बता रहे थे आतंकवाद। अरे आतंकवाद का नंगा नाच तो आपके समय से सबने देखा है साहब, किसको टिकट दिया और किसको। अरे गोद में आज तक आतंकवादी है जिसके नाम के तख्तियां लगे रही, आपने आपके गोद में बैठे रहे। और आपकी आतंकवाद की बात करें तो बसों में क्या लिखा जाता रहा, अरे भैया कोई लावारिस वस्तुएं ना छुएं, ये बम हो सकती है। ये किसके कार्यकाल में रहा भाई साहब? तो ये 2014 के पहले रहा साहब, आज नहीं है। उसके बाद ऐसा नहीं कि 370 हटी और एकदम से आतंकवाद खत्म हो गया। हम भी इस बात को मानते हैं लगभग, लेकिन हमने 80-90% को कंट्रोल उस टाइम पा लिया था। और अगर आज 2-4% बचा भी है तो उसको भी हम खत्म कर देंगे, ये भी हमारी गारंटी। आपके समय तो कोई गारंटी नहीं थी, 1% का भी खत्म करने की कोशिश नहीं करें। तो ये प्रयास है। और आपके समय में तो ये हुआ ना कि जो है कि किस प्रकार से वहां नंगा नाच होता रहा और आप किस प्रकार से बैठे रहे। सत्यप्रकाश जी 10 सेकंड में नहीं चलेगा साहब। ये कानून सबके लिए है और सबके लिए कानून ये बहुत अच्छा है। और सिविल केस की बात करें ऋषभ जी, बस 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करूं। अगर सिविल केस की बात करें तो कुछ जो सिविल नियमों में जो कोड में जो है बल्कि केस इससे कम होंगे। एक ही टाइप के जो केस हैं वो, लेकिन अलग अलग नियमों के तहत अलग अलग कोड में चलते रहते हैं इससे, और अलग अलग धाराएं लगी रहती है। इसमें एक ही धारा पे सारी चीजें आएंगी और सारे कोड जो है एक ही सिविल कोड में चलेगा। उससे भी कई सारे फायदे होंगे, बहुत फायदे इसके हैं। आने वाले समय बताएगा। अभी तो पहले कानून अभी आना बाकी है। इसमें झूठा नैरेटिव ना बनाएं। मैं यही समझूंगा इस बात को, इनको समझना चाहिए। ऋषभ जी देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी ये तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, ये तो राज्यों में तुष्टीकरण करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीफ खा लीजिए आप, अलग गाय होती है, मगर छत्तीसगढ़ में नहीं खा सकते आप। इनके केंद्र के राज्य मंत्री बोलते हैं कि हाँ मैं बीफ खाऊंगा, गोवा में बोलेंगे बीफ की सप्लाई रुकेगी नहीं। आप सुन लीजिए और सुन लीजिए, और मैं एक मिनट और सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में भी आपके विधायक बोले हैं, आपको याद हो रही है, मसला हमारा इस पर है। तो नॉर्थ प्रवक्ता क्या बोल रहे थे? अब एक सेकंड, अब ये तुष्टीकरण, अगर 1 मिनट
हाँ ऋषभ जी एक मिनट, अगर नेशनल एवरेज से भी कम अगर मुसलमानों की हिस्सेदारी है तो क्या ये राजनीति हो जाएगी क्या? अगर 18% मात्र 18% अल्पसंख्यकों को रोजगार मिल रहा है तो क्या तुष्टीकरण हो जाएगा? क्या उनकी बात नहीं की जाएगी? यही तो दिखता है ना कि आपको समस्या क्या है। उनकी अगर बात की जाए और इनको अगर मोदी जी बोले कि हम दूसरे नंबर में देश दिखाई देता है, तुष्टीकरण की राजनीति भी इसमें आपको दिखाई देती है के शर्मा जी? अगर ये में तुष्टीकरण वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने कहा कि 4% से कम है, लेकिन जो बातें आ रही है एक सुधारवादी आधुनिक सोच, जैसे तौकीर भाई जो बात कर रहे हैं, तौकीर भाई जो सलाह दे रहे हैं, क्या उनके समाज के लोग इसको कितना स्वीकार करते हैं? जो सुधारवादी आधुनिक सोच की बात कर रहे हैं उस दृष्टि से विचार करना चाहिए। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपत्ति? छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा उदाहरण है, चूड़ी पहनाने की परंपरा है कि बाजार में जाके चूड़ी पहना के कोई दूसरी बीबी ले आता था, लेकिन आज स्थिति नहीं है, लोगों की सोच बदली है, शिक्षा का असर हुआ है। इसी तरह से सभी समाजों में यदि शिक्षा का असर बढ़ रहा है, इतने सालों बाद भी हम इस तरह से जो कमियां, कितने मुसलमान हैं वो 4 बीबी रख रहे हैं, कितने हैं जो 8-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये स्थिति सुधार हो चुका है। उसी के अनुरूप यदि कानून में धर रहा है, विभिन्नता वाला देश है, इसलिए धीरे धीरे करके एक जागरूकता के साथ पूरे देश में मुझे लगता है बिल्कुल वाकई में, और धीरे धीरे वो एक रूपता भी आएगी। हालांकि हमारे विविधता है, लेकिन सभी का ख्याल रखते हुए जो जरूरी चीजें हैं, समानता, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। खैर अपने अपने तरह के सभी के हैं, लेकिन प्रारूप में क्या कुछ कहा जाएगा, किन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद ये चर्चा काफी और महत्वपूर्ण हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, तौकीर रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, के शर्मा जी बहुत शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए यूसीसी लागू होने को लेकर तैयारियां तेज है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। आदिवासियों को प्रभावित होंगे इसकी बात को कहकर कांग्रेस विरोध कर रही है, आदिवासी संगठनों ने भी विरोध जाहिर किया है, लेकिन अब इस पर लेकर चिंतन किया जा रहा है, पर ऊपर चर्चा की जाएगी। 24 जुलाई को उसकी बैठक का आयोजन किया गया है। फिलहाल के लिए शून्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BH TV। नमस्कार।